हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीएसआई हिंदी के सिलेबस के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसके पहले मैंने मैथ्स का भी डाला था। जिसको भी देखना हो वो मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने उस दिन भी पूरा अच्छे से समझाया है, आप जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे, हम लोग यूपीएसआई के लिए हिंदी की कैसे तैयारी करेंगे, इस वीडियो को कांस्टेबल की तैयारी करने वाले भाई व बहन भी देख सकते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि 3 गुना कांस्टेबल का पेपर इज इक्वल टू एसआई का पेपर, ठीक है ना। मतलब कि 3 गुना टफ है यूपीएसआई का पेपर। अगर आप 3 गुना कठिन हिंदी तैयार कर लेते हो तो एसआई का पेपर मतलब आराम से, अगर उसका कंपैरिजन करोगे कांस्टेबल वालों से तो ठीक है। तो इसलिए आप लोग एसआई की तैयारी करो। अगर एसआई की उम्र है तो ठीक है। तो हिंदी में आप लोग को क्या क्या मतलब पढ़ना चाहिए, और 2017 और 21 में किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें ही पढ़ लेता है, जैसे कि व्याकरण पढ़ लेगा, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची पढ़ लेगा, विलोम पढ़ लेगा। लेकिन यूपीएसआई में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा जो कि टॉपर की कैटेगरी में आता है, एक भी अपना टॉपिक मिस नहीं करते हैं। ऐसा, जैसा कि देखा जाए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सामान्य बच्चा होने के कारण जो 5 से 6 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 15 नंबर, और तुक्का मारते हैं वही लोग। आप लोग पूरा मेहनत करोगे ना तो मैथ्स, जैसे मैथ्स करोगे, रीजनिंग करोगे, जीके करोगे, जीएस करोगे, पॉलिटी करोगे, ये सभी करोगे। मूल विधि पढ़ रहे हो तो मूल विधि बहुत कठिन है ना। उतना ही अगर ज़्यादा समय आप हिंदी में दे दोगे तो उन मेन मेन टॉपिक जो आपके हैं उनमें आप अच्छे से आराम से मतलब आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको लोग को बता रही हूँ कि आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए इम्पोर्टेंटली, और आप लोग को हिंदी का सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। हिंदी में आप बहुत कम पढ़ के भी आप नॉर्मली अगर आप 2 घंटा रोज़ दे रहे हो तो भी आपका हिंदी में आराम से निकल जाएगा। जैसे हिंदी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हमने डिवाइड किया है, बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। पहला तो यही है, हिंदी भाषा का विकास मतलब कि जब हमारे यहाँ, जान रहे हैं आप लोग, कि जब बुद्ध जी का जन्म हुआ, महावीर जी का जन्म हुआ, उसके बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद हिंदी धीरे धीरे बदलते बदलते खड़ी बोली, फिर उसके बाद हम लोग को हिंदी भाषा हो गई। तो कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ वह चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यह है कि कितने प्रकार की बोली होती हैं, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, बोलियां जिसे कहते हैं, ठीक है। बोलियां कितने प्रकार की होती हैं, जैसे राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है। ये सब चीज़ भाषाओं के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास और भाषाओं के प्रकार, यह सब चीज़ आपका हो गया, ठीक है, क्लियर है। पहले वाले पार्ट्स में यह सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे, इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम ये सब लिखेंगे। एक बार आप पेज पर लिख लेते हो ना तो आपके माइंड में क्या होता है इससे, कि वो सारी चीज़ें एकदम से बैठ जाती हैं कि अच्छा हमको ये करना है, ये चीज़ें हमसे छट छट रही हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, वो चीज़ें कहाँ, तो वो चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसी चीज़ को हम नीचे लिख लेंगे। हिंदी के प्रमुख कवि और रचनाकार, ठीक है, इन सभी के बारे में भी हमें बहुत जानना है, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आप लोग से पुरानी पुरानी कृतियाँ पूछी जाती हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा जाएगा, और सरहपा की रचनाएं पूछी जाएंगी। ये सब रचनाएं आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो जो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। उसमें उसके बाद जो आधुनिक काल में कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, आधुनिक काल में जो कवि और लेखक हुए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा, उनका भी, इन सारी रचनाएं हमको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगी। अगर इनकी रचनाओं के बारे में नहीं पूछेगा तो ऑप्शन में उनका एक तरीके से नाम भी दे देगा। तो ऑप्शन में जब उनका नाम दिया रहेगा तो उनके ऑप्शन को हम लोग आराम से मतलब उसको छाँट लेंगे। तो
मैं उनका नाम बता दे रही हूँ कि किन किन कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में आपको देखना है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, अमृत राय हो गए। ठीक है, अमृत राय के बारे में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को अच्छा खासा मिलता है। अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? सुमित्रा नंदन पंत को भी देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और किस रचना पर मिला था? यह सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्ता की सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद रंगे राघव हैं, उनकी सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनकी भी सारी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। तो एक तरीके से मोटा मोटा देखा जाए तो 10 लोग हो गए आपके। 10 लोग को भी अगर आप याद कर लोगे ना तो आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका लेखक और रचनाओं के बारे में। अब हमें क्या करना है, तो देखा जाए तो यूपीएसआई में जो पैटर्न 2017 और 21 में देखने को मिला है, कवियों और रचनाओं के बारे में पूछ रहा था उस टाइम पर भी। तो कैसे पूछ रहा था, तो वो पूछ रहा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप लोग जान रहे होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है, ये जितने भी लेखक अपनी कृतियों पर क्या कहा जाता है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे, उनके बाद क्या मतलब, जो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत मिलेंगे। तो ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया ना कि अमृत राय किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे, उनकी रचनाओं के बारे में दे देगा। पूछेगा कि यह किसे पाए थे। तो 1954 से लेकर 2025 तक जिन जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिला है, खासकर पुरानी रचनाओं पर, उनका आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो पहले पार्ट में बताई हूँ। जैसे कि आप लोग नोट करा रही हूँ कि हिंदी भाषा का विकास, भाषाओं के प्रकार, फिर लेखक, कवि, पुराने कवियों को भी देख लीजिएगा और नए जो 10 बताए हैं वो देख लीजिएगा। उसमें नोट कर लीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? 5-5 करके याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने भी कवियों ने हिंदी भाषा में पाया है, सिर्फ हिंदी भाषा में, उनको आप लोग ज़रूर लिखिए, याद कर लीजिएगा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था और आखिरी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था, यह सब आपके लिए क्वेश्चन है। और व्यास सम्मान से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे कवियों के बारे में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यह सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको अगर रोज़ 2-2 घंटे आराम से आप दे सकते हो, और ये इसमें काफ़ी अच्छा, इतना और सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे तो उसमें इतना स्कोर नहीं होगा जितना इसको कम पढ़ के आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, इसको आराम से पढ़िएगा और काफ़ी स्कोरिंग है। एटलीस्ट आप कोशिश करिएगा कि इसमें मतलब आराम से 40 आउट ऑफ 40 लाया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बात करते हैं इसमें, जैसे और पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद सरस्वती सम्मान, या चारों सम्मान आप देख लोगे तो आपका एक कम से कम 4 क्वेश्चन कितनी बार बताया है ना, तो इस वाले पार्ट में आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन बन जाएगा। ये ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो बीच में पार्ट हमने ये दिया है, ये वाला, इसमें ये वाले पार्ट में क्या है कि व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो व्याकरण के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग को जैसे वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वनाम हो गया, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब के टाइप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं सारी चीज़ें लिख कर लाई हूँ यहाँ पे। आपको अगर अच्छे से अगर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा अपना वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा, तो आपको अच्छे से विजिबल होगी चीज़ें अच्छे से। आप लोग कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यह सब हो गया। देखिए पुरस्कार, रचना, रचयिता से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश जो है वो, गद्यांश से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि विच्छेद से 2-2 क्वेश्चन पूछे थे।
समास विग्रह और विलोम शब्द से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वचन लिंग से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। समानार्थी से 3-4 और 3-4 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं हर शब्द में चेंज हो जाते हैं, जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे और ऑप्शन पढ़कर। तो मुहावरों में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। और वही बात करें जैसे काल की पहचान, हिंदी का भाषा, अनेक शब्द का एक शब्द, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है, देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों से एक शब्द में एक शब्द दे देगा, पूछेगा कि संज्ञा सर्वनाम में ये कितने प्रकार के हैं, मतलब किस प्रकार की है, ठीक है। तो सर्वनाम के बाद जैसे सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन जो है इनका जवाब आप लोग दीजिएगा। संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शुद्धवर्तनी भी क्वेश्चन पूछता है कि उज्ज्वल और आशीर्वाद ऐसे दे देगा आपको। ये मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे ज्योत्सना, ये सब देगा। 8 से 10 क्वेश्चन जो वर्तनी से आप लोग पढ़ लोगे ना तो मतलब आराम से आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो आप लोग को विलोम शब्द इन सब में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वचन, लिंग, एक वचन, कौन बहुवचन है, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, दांत, यह सब चीज़ क्या है आप लोग बताओ। जैसे लिंग कितने प्रकार के हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यह सब सारी चीज़ें आप सुन रहे हो ना, तो आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना हिंदी को। यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। समानार्थी शब्द जैसे कनक, कनक, ठीक है, जैसे सुनने में एकदम एक जैसा सिमिलर साउंड लगता है, मीनिंग भी, बट इसकी मीनिंग जो है ना वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अब देखिए इसी में 2-4 चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे इन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए काल, काल कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा, यह देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा। कालों के प्रकार, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मेरे आने से पहले वह चला गया, आप लोग बताइए ये कौन सा काल है। जैसे ऐसा पूछ लेता है कि मेरे आने से पहले वह चला गया, अब इसमें कौन सा काल है। इंग्लिश में बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने टेंसेस, लेकिन इसमें भी आप लोग बताइए। इससे 2-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक आएगा, जैसे शुद्धिकरण पे 4 सेंटेंस दे देगा आपको, 4 क्वेश्चन दे देगा, फिर पूछेगा आपसे कि आप बताइए इसमें कौन सा मतलब सही है। मतलब जैसे राधा स्कूल जाती है, राम अपने पिताजी से मार खाता है, फिर मैं उसे मारा, मुझे पीटा, ये सब 4-5 ऐसे शब्द आपको दे देगा। इनसे आपको देखना होगा, काफ़ी थोड़े लंबे लंबे बढ़िया क्वेश्चंस आराम से आते हैं। वही 2 आपसे पूछेगा, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके पूछेगा। आप इसमें से बना लीजिएगा एक शब्द के अनेक शब्द, जिसका ब्याह हो गया है, जिसका पति मर गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आराम से एग्जाम में पूछता है। एक शब्द के अनेक शब्द, जिसके माता पिता ना हो, वो कठिन क्वेश्चन पूछता है। तो रोज 5 करके अगर आप क्वेश्चंस याद करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। सॉरी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन जितना आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करना। बुक जैसे आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक है, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ मिस्टेक भी देखने को मिलती है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप एक बार किरण की बुक उठाइए, उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में जैसे अलंकार हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में अलंकार, काव्य श्रेणी किस चीज़ में रखनी है, रस कितने प्रकार के होते हैं, और किस श्रृंगार रस का कौन सा भाव होता है, वीर रस का कौन सा भाव होता है, आप लोग को
जैसे 4 लाइन दे दी जाएगी, किसी भी रस की पूछी जाएगी कि ये कौन-सा रस है। तो पढ़ने के बाद जैसे जोश आ जाए वो वीर, जिसे पढ़ने के बाद भय आ जाए, ठीक है? जिसे पढ़ने के बाद वो गुस्सा आ जाए वो रौद्र रस, और जिसे पढ़ने के बाद दुःख का एहसास हो वो शोक रस, ठीक है? तो छंद, अलंकार ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस अच्छे से बता दिया है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। यूट्यूब पे अगर आप टीचर देखना चाहोगे, फ्री में अगर पढ़ना है तो आप विवेक सर से पढ़ सकते हो एग्ज़ामपुर पे। बहुत अच्छे से आप उन्होंने क्लासेस वो लेते हैं, बहुत अच्छे से आपका हिंदी कवर भी हो जाएगा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। थोड़ा पढ़ के अच्छे से इसमें स्कोर किया जा सकता है। कभी-कभी आपका पढ़ने का मन नहीं भी करता है, तो उस टाइम पे आप हिंदी को लेके बैठ जाओ। हिंदी आराम से आप सुबह 1 घंटा सुबह सुबह पढ़ लो, 1 घंटा शाम को पढ़ लो, आराम से चीज़ें हो जाएँगी। जितना और सब सब्जेक्ट में उतना मेहनत करोगे, उसमें उतना आउटपुट आपको शायद एक बार ना मिले, लेकिन हिंदी तो मस्ट है, आप करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। 2-2 घंटे रोज़ करोगे, चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।